नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर करेंगे, उसका नाम है मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। जब भी मैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में क्लास लेने के लिए गया और जब स्टूडेंट से पूछता था कि कोई खास टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, और सबसे पहली डिमांड जो बनती थी वो मॉडल्स पे बनती थी। मैंने एक वीडियो बनाई भी मॉडल्स पे, और कुछ लोगों ने तो उसको देखने के बाद भी मुझे क्लासरूम में बताया, नहीं साहब इससे कुछ ठीक से समझ नहीं आया, आप बोर्ड पे कराएं। कहने का मतलब ये है कि मॉडल्स वाला जो चैप्टर है, मुझे लगा कि जितना जरूरी है उतना ही ये डिफिकल्ट भी है। देखिए, जो मॉडल्स हैं उनको मॉडल वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मेन वर्ब के मोड को बताते हैं। जैसे आपने कहा कि वह स्कूल जाता है, अगर आपको यह कहना हो कि वह स्कूल जा सकता है, वह स्कूल नहीं जा सकता है, यानी कुछ संभावनाएं वगैरह जानता है, जाने के अलावा कुछ उसमें और रंग देना हो, तब आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। और वो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वही मॉडल वर्ब होती है। इनको ऑक्सिलरी भी कहते हैं। जो रियल ऑक्सिलरीज है वो तो तीन ही होती हैं, ये शायद आपको पता होगा। वो हैं बी, हैव और डू। ये रियल ऑक्सिलरी है। ये एज मेन वर्ब भी यूज होती हैं और एज ऑक्सिलरी भी यूज होती है। ये किसी और चैप्टर में शायद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले में मैंने डिस्कस किया भी है, नहीं तो जरूरत पड़ी तो फिर कर देंगे, बट जो मेन ऑक्सिलरी है वो ये है। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं वो हैं मे, और इसका पास्ट इक्विवेलेंट माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट। इसके अलावा कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं। सेमी मॉडल्स उनको इसलिए कहते हैं कि वो मेन वर्ब की तरह भी यूज होती हैं और मॉडल्स की तरह भी यूज होती हैं। उनमें जो मेन है वो नीड है। नीड को भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब इनके जो कैरेक्टर्स कुछ मॉडल्स के हैं वो ये है कि एक तो इनके प्रेजेंट यूज में, जो प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, उसमें कभी इनके एंड में एस नहीं लगता, चाहे आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। वैसे तो आपको पता है कि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वर्ब के एंड में एस या ईएस हम लोग लगाते हैं। लेकिन मॉडल्स के एंड में आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे, चाहे आप सिंपल प्रेजेंट में उसको यूज कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इनकी फॉर्म्स नहीं होती है। और भी कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं, पर मोटे तौर पे ये दो ही आज आप ध्यान रखिए। अब इनका यूज कहां कहां होगा वो देख लीजिए। देखिए, इनका जो यूज होता है वो आम तौर पे इन कार्यों के लिए होता है। जैसे अगर आपको परमिशन चाहिए, परमिशन आपने मांगना हो तो भी, परमिशन देना हो तो भी आप मॉडल्स का यूज करेंगे। परमिशन देते हुए
किस मॉडल का आप यूज करेंगे वो थोड़ी देर में करेंगे, बट परमिशन के लिए आपको मॉडल का यूज करना है मेन वर्ब के साथ। ये अकेली कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगी, मेन वर्ब के साथ ही यूज होगी। ये जो मॉडल मेन वर्ब के बिना सेंटेंस यूज किए बना दे तो वो वहां पर एज मेन वर्ब यूज हो रही है, एज मॉडल वो वहां पर यूज नहीं हो रही है। जैसे कि नीड होगी, इसी तरह से डेयर भी होती है। एनीवे, परमिशन के लिए आप यूज करते हैं। परमिशन आपको पता ही है, अनुमति होती है। दूसरा जो इसका यूज है वो होगा प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के लिए, यानी आपको लगे कि कोई काम होगा फ्यूचर में, आपको लगे कि होगा, उसको आप प्रेडिक्शन कह सकते हैं। जैसे कल मेरे पिताजी बंबई से आएंगे, आपको पता है पहले से, एक्शन तो होना है अभी पर आपको पहले से पता है। इस तरह के वाक्यों के लिए इनमें से यूज होगा प्रेडिक्शन। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए आप इनमें से किसी का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी आप इनका यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में यह फर्क है कि पॉसिबिलिटी में जस्ट एक पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना ही होती है, उसकी डिग्री का फर्क होता है। और जब आपको किसी चीज की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा सर्टेनिटी, जब आपको लगे कि काम जरूर होगा, आपको लग रहा हो कि या तो अब तक जरूर हो गया होगा या कल शाम तक जरूर हो जाएगा, सर्टेनिटी। इसके अलावा नेसेसिटी, जब आपको लगे कि किसी चीज की जरूरत है, तब आप इनका यूज करेंगे मेन वर्ब के साथ। फिर ऑब्लिगेशन, फिर इंटेंशन, उसके बाद डिजायरेबिलिटी, और एबिलिटी। नेसेसिटी मैंने जरूरत बता ही दिया। ऑब्लिगेशन होता है जब आपका दायित्व हो, तब ऑब्लिगेशन यूज होता है, जब आपको दायित्व प्रकट करना हो, अपना या किसी और का। इंटेंशन, जब आपको किसी का इरादा बताना हो। और डिजायरेबिलिटी, जब आप ये कहें कि होना तो ऐसा चाहिए भाई, वो डिजायरेबिलिटी है। और एबिलिटी, ये अक्षमता को बताता है कि ये ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे वह आदमी अंग्रेजी में लिख सकता है कि नहीं, ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो इनके लिए अब कैसे कैसे यूज करेंगे, एक एक सेंटेंस बना के देखेंगे हम, और ये बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा यूज होगा। इनमें से देखो, आप संभावनाएं तो कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा भी है, और ये भी शायद 10 ही होंगी। लेकिन
इनमें से कुछ मॉडल्स एक से ज्यादा ओकेजन्स पे काम आएंगी, यानी वो परमिशन के लिए भी आ सकती है और पॉसिबिलिटी के लिए भी आ सकती है। कैसे? देखिए, जब आपने परमिशन की बात करनी हो, आप कुछ करना चाहते हैं और आपको दूसरे आदमी का परमिशन चाहिए, उसकी अनुमति चाहिए, तो आप कैसे अनुमति मांगते हैं? अब परिस्थितियां बहुत हो सकती हैं। जैसे आपके पास पेन ना हो और आप कहीं बैंक में लाइन में खड़े हैं, वहां उन्होंने कहा, टेलर ने कहा जी साइन कीजिए, पेन आपके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, आपके साथ आपका दोस्त गया हुआ है, आप उन्होंने क्या कहेंगे? यार पेन ले लूं आपका? आप कहेंगे सिर्फ कि पेन ले लूं। आपने बोला तो ऐसे है कि जायज आप उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप छीन रहे हैं उनसे। वो बोलेगा भी नहीं और आप उसका पेन निकाल के और साइन करके और उनको दे देंगे। एक होता है इस तरह का परमिशन, यानी वो बिल्कुल इनफॉर्मल है, उसमें पूछने की आपने फॉर्मेलिटी ही की है जस्ट, उसमें आपको कैन यूज करना है। जब आप बिल्कुल ऐसे वातावरण में हो जहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वहां पर आपने कैन यूज करना है। फिर जब आप थोड़े से फॉर्मल हो जाए या थोड़े से पोलाइट हो जाए, तो आपने मे यूज करना है मांगने के लिए, परमिशन के लिए। जब फॉर्मल नहीं है तो कैन, जब फॉर्मल हो जाए या पोलाइट हो जाए तो मे, और अगर और भी ज्यादा पोलाइट हो जाए तो आपने कुड यूज करना है। कुड आई टेक योर पेन? जब आप बहुत बड़े आदमी से बोल रहे हो, कुड आई टेक योर पेन, यानी आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं। और एक होता है कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, बहुत बड़े आदमी से पूछ रहे हो। जैसे मान लिया आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपका पेन एकदम लिखते लिखते खराब हो जाए, और आपके जो इन्विजिलेटर हैं उनको आपको दिख रहा है कि इनकी जेब में पेन है, आप मांगते हो, आपका कोई अधिकार भी नहीं, आप उनको जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके करियर का सवाल है, तो आप उनको ये कह सकते हैं, सर माइट आई यूज योर पेन? तो वहां पर माइट आपने यूज करना है। ये बहुत कम यूज होता है। देखिए, इसमें डिग्री बढ़ती जा रही है फॉर्मेलिटी की। जैसे आप कैन से मे पे जा रहे हैं, मे से कुड पे जा रहे हैं, और कुड से माइट पे जा रहे हैं, यानी ये बिल्कुल इनफॉर्मल है। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और पोलाइटनेस है, इसमें और ज्यादा है, और इसमें और भी ज्यादा है। 3 स्टार इसके हैं। ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब हम पॉसिबिलिटी को लेते हैं, प्रिडिक्शन को बाद में लेंगे। पॉसिबिलिटी होती है संभावना। जैसे बादल हो जाए, गरज भी हो, और आप कहीं बारिश हो गई, तो आप कहेंगे इट मे रेन। आप वहां मे यूज करेंगे क्योंकि काफी संभावना है बारिश होने की। वहां आप मे यूज कर रहे हैं, यानी चाहे वेदर फोरकास्ट वालों ने ना भी बताया हो, तब भी आप कहेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि होगी, संभावना है। बहुत ज्यादा संभावना नहीं, आपको पूरा नहीं लगता है, लेकिन आपको संभावना ही लगती है, भाई बारिश हो सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी है। उसमें भी आप कैन यूज करेंगे। थोड़ी सी कम संभावना है तो मे यूज करेंगे, और कम है तो कुड यूज करेंगे, और बिल्कुल ही कम है तो माइट यूज करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो संभावना की डिग्री है, जो लाइकलीहुड है, वो कम होता जा रहा है। जैसे इसमें पोलाइटनेस बढ़ती जा रही थी, इसमें लाइकलीहुड कम होती जा रही है। जैसे एक आध बादल हो और आप कहें बारिश होगी, आज मुझे लग रहा है बारिश होगी, आपका साथी कह सकता है कुड बी,
कुड भी का मतलब मुझे लगता तो नहीं है, पर हो जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो होने को कुछ भी हो सकता है, इतने आप निराशा हो आपको, तो आप माइट भी कह सकते हैं, इट माइट रेन, यानी होने को तो हो सकती है। तो ये इस तरह से जो लाइकलीहुड की डिग्री है वो कम होती जा रही है इसमें। अब परमिशन में एक बात छुटी है, ये था परमिशन लेने के लिए। परमिशन देने के लिए आपने कैन और में ही यूज करना है, कैन या में। कैन आपने उस स्थिति में यूज करना है जब आप फॉर्मल नहीं है, में आपने जब यूज करना है जब आप पोलाइट है। यानी में जब आप यूज कर रहे हैं तो परमिशन देते हुए तो आप ज्यादा पोलाइट है, कैन यूज कर रहे हैं तो आप पोलाइट नहीं है। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो हमने लिखे हैं, वहां पर ये स्पष्ट हो जाएगा आपको। अब है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन जब आपको पहले से ही पता हो कि कुछ काम होने वाला है, तब आप प्रिडिक्शन समझिए उसको। और उसमें आपको पता ही है कि जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसमें सेल और विल यूज होते हैं, वो यूज इसमें होते हैं। सेल यूज होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, आई और वी के लिए, जैसे आई सेल गो टू बॉम्बे टुमारो, मैं कल बॉम्बे जाऊंगा, मेरी प्लान है, मुझे पता है जाना है, आई सेल गो टू बॉम्बे टुमारो। इसी तरह से माई फादर विल नॉट कम टुडे, मेरे पिताजी आज नहीं आएंगे, आपको पता है पहले से। तो जब पहले से किसी घटना का पता हो, अब जब आप उसको बताते हैं, विल सेल का यूज करते हैं। प्रिडिक्शन भी हो गया, परमिशन भी हो गया, पॉसिबिलिटी भी हो गया। चौथा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब जब काफी चांस हो किसी चीज के होने के, वो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आप मान लिया स्कूल में हैं और आपने अपने भाई से बात करनी है, आपके पास भाई के पास फोन नहीं था। अब आपको 3 बज गए स्कूल में और आपको भाई से बात करनी है, और भाई स्कूल से आमतौर पे 2 बजे आ जाता है। आप घर पे मम्मी को फोन मिलाएंगे कि भाई से बात करा दो। क्यों मिला रहे हैं आप 3 बजे मम्मी को? क्योंकि आपको लगता है कि भाई अब तक आ गया होगा। आपको पक्का नहीं पता है, लेकिन आपको लगता है कि वो आ गया होगा। आप ये कहेंगे, जैसे आपको ये कहना हो, आपने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने कहा कि नहीं वो तो नहीं आया आज, तो आप कहेंगे नो ही शुड बी एट होम बाय नाउ, अब तक उसको घर होना चाहिए। आपको लगता है, प्रोबेबिलिटी है ये। तो इसके लिए शुड या ought to ये यूज होते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। आप शुड भी यूज कर सकते हैं, ought to भी यूज कर सकते हैं, बड़ा फर्क नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ought to आमतौर पे जब आपकी कोई चीज कुछ होना चाहिए और उसमें कुछ मोरलिटी इन्वॉल्व हो तब बोलते हैं, पर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सका तो मैं एडवांस लेवल के लिए जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगला सर्टेनिटी। सर्टेनिटी आप उसको कहेंगे जब आपको लगे कि वो जरूर हो गया होगा। जैसे आप कहें कि भाई मान लिया आपके किसी दोस्त ने एग्जाम दे रखा है, मेहनत भी कर रखी है, रिजल्ट आ गया, आपको आपके घर वालों को सबको उत्सुकता है कि क्या हुआ भाई, और उसने आपको नहीं बताया। आप फिर देखते हुए आपकी मम्मी पूछते हैं अरे उसका क्या हुआ, उसका पता करो जरा। तो आपने कहा नहीं उसका नहीं हुआ होगा,
क्यों? क्योंकि मैंने लिस्ट देख ली है जिनका हुआ है, उसमें उसका नाम है नहीं तो उसका नहीं हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं सर्टेनिटी, कि आप सर्टेनली कह रहे हैं कि नहीं हुआ होगा। तो इसमें जो आप वर्ड यूज करते हैं वो मस्ट यूज करते हैं। मस्ट होगा अफर्मेटिव के लिए और मस्ट नॉट होगा नेगेटिव के लिए। सेंटेंस करेंगे, चिंता मत कीजिए। आगे आगे है नेसेसिटी, जब जरूरत हो। कोई चीज किसी के लिए जरूरी हो, जैसे भाई आपने पास होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो टीचर आपको कह रहे हैं यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। यानी एक तरह की जरूरत है मेहनत की पास होने के लिए, तो मस्ट यूज करना पड़ेगा हमें जब नेसेसिटी हो। और जब ना हो, जैसे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई कहे यार तुम्हें तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सब आता है, वहां पर आपने मस्ट नोट यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। वहां पर नीड नोट यूज करना है। नीड नोट और मस्ट में मैं फर्क आपको बता दूं, मस्ट नोट और नीड नोट में। जैसे अगर 3 परिस्थितियां लेंगे, एक तो यही थी, टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मस्ट वर्क हार्ड। और हम मान लिया एक आदमी है, खूब दारू पीता है और अपने लीवर को खराब कर लिया। डॉक्टर उसको क्या कहेगा? यू मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल, तुम्हें दारू बिल्कुल नहीं पीनी है। इफ यू वांट टू लिव मोर, यदि तुम और जिंदा रहना चाहते हो तो मस्ट नॉट का मतलब है जो काम बिल्कुल नहीं करना है। और नीड नोट का मतलब है जब नेसेसिटी ना हो। नेसेसिटी हो तो मस्ट, नेसेसिटी ना हो तो नीड नोट। यू नीड नोट वर्क हार्ड टू पास दिस टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नीड नोट यानी जो मिनिमम जो लेवल है उतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ नीड नोट। मेरे ख्याल से मस्ट नोट और नीड नोट में फर्क आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट इज ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन होता है कि जब आपकी कोई जिम्मेवारी हो, जैसे मान लिया आपको नौकरी मिली है और आपके जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि भाई कल एक फंक्शन है, आपको 9 बजे की बजाय 8 बजे आना है। ठीक है, अब ये आपका ऑब्लिगेशन बन गया। और ये किसकी अथॉरिटी से बना? आपका जो बॉस है उसकी अथॉरिटी से बना। इसलिए अगर यही बात कि तुम्हें 8 बजे आना है, 8 बजे या 8 बजे आना पड़ेगा, यही बात वही आदमी कहे जिसको अथॉरिटी है कहने की, यानी आपका बॉस इस केस में, तो वो मस्ट यूज करेगा। यू मस्ट कम एट 8 o'clock। लेकिन यही बात वो आदमी खुद ना कह के, आप किसी और से जिक्र कर रहे हो या कोई और कहे कि तुम्हें आना पड़ेगा, लेकिन जो कह रहा है उसकी अपनी अथॉरिटी नहीं है, तो वहां पर वो हैव टू यूज करेगा। यू हैव टू कम। You have to come at 8 o'clock।
हैव टू और मस्ट में ये फर्क है। मस्ट वो व्यक्ति यूज करेगा जिसकी अपनी अथॉरिटी है आपका ऑब्लिगेशन बनाने की, और हैव टू वो व्यक्ति यूज करेगा जिसका अपना आदेश नहीं है, वो सिर्फ आपको कन्वे कर रहा है। एक और भी परिस्थिति हो सकती है। अब मान लिया उन्होंने तो कह दिया, आपको पीएन आया था, आपके बॉस का संदेश आपको दे के चला गया कि यू हैव टू कम। अब आप बैठे बैठे सोच रहे हैं यार आऊं या ना आऊं, मेरा तो बहुत जरूरी काम बिगड़ रहा है। तो आपका एक साथी साथ बैठा हुआ या कोई भी आपका शुभ चिंतक है, वो आपको ये कह सकता है कि आपको आना तो चाहिए, उसको लेना देना कुछ नहीं है, उसकी ओर से आप आओ या ना आओ, लेकिन उसको लगता है कि आपको आना चाहिए, तो वहां पर वो ought to यूज करेगा। यू ought to come, you ought to come at 8 o'clock। ये फर्क है ऑब्लिगेशन के लिए वर्ड्स यूज करने का। अब इंटेंशन बता रहे हैं आप अपनी। इंटेंशन और प्रेडिक्शन में कोई फर्क नहीं है। जब आप इंटेंशन अपनी प्रकट करेंगे, सिर्फ यह फर्क है कि जब आपने जोर देना हो तो बाकी वर्ड्स की बजाय जो सेल या विल है उसको थोड़ा ज्यादा जोर से बोल दे। जैसे आई सेल बाई ए हाउस दिस ईयर, इस साल मैं एक घर खरीद लूंगा। आई सेल बाई ए हाउस दिस ईयर, यानी आई बाई ए हाउस दिस ईयर, इनको तो आप नॉर्मल में बोल रहे हैं, बट सेल को आप जोर दे के बोल रहे हैं। सिर्फ ये फर्क है। वो और बाकी वही, सेल लगेगा आई और वी के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, और विल लगेगा बाकी के लिए। ये इंटेंशन का हुआ। अब डिजायरेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी यानी डिजायर तो है, ऐसा होना तो चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे वही था वो आदमी जो आपने देखा था यहां पर ऑब्लिगेशन में, कि वो जो साथी था वो कह रहा था कि भाई तुम्हें आना तो चाहिए। इसका मतलब वो इसको डिजायरेबल समझ रहा है, उसको लगता है कि आपको आना चाहिए। इसीलिए डिजायरेबिलिटी की जहां बात आती है कि जैसे कोई कहे कि यार तुम्हें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, ये डिजायरेबल चीज है। मतलब उस कहने वाले को लगता है कि आपको करना चाहिए ऐसा, या एक तरह की एडवाइस है। तो इनके लिए शुड और ought to यूज होना चाहिए। शुड या ought to वही है, शुड यूज करो या ought to करो, बात एक ही है। इंटेंशन के लिए मैंने लिखा सेल और विल, और ऑब्लिगेशन के लिए लिखा था मस्ट, हैव टू और ought to। डिजायरेबिलिटी भी हो गया। अब आपका है एबिलिटी। एबिलिटी के लिए आपको सिर्फ कैन यूज करना है, और पास्ट की बात हो तो कुड यूज करना है। कैन की जगह कभी कभी आप इज एम आर लगा के, इज एम आर में से कोई सा एक और फिर एबल टू, ये भी यूज कर देते हैं। और कुड की जगह वाज या वर में से एक लगा के एबल फिर टू फिर मेन वर्ब, ऐसा भी यूज करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। तो एबिलिटी के लिए कैन या कुड ये यूज होते हैं। ये तो हुआ संभावनाएं, डिफरेंट तरह के मोड्स जिनमें ये यूज होते हैं। अब सेंटेंस बना के देखते। आपने देखा हो इसमें एक खास ध्यान किया कि कैन, कुड, मे, माइट परमिशन में भी यूज हो रहे हैं,
ये पॉसिबिलिटी में भी यूज हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं ना। इसी तरह से शुड एक से ज्यादा जगह यूज हो रहा है, सेल और विल भी एक से ज्यादा जगह यूज हो रहा है। तो इसका एक चार्ट सा बना के मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा इस पे, उसके शुरू में ही एक चार्ट बना दूंगा या इसके एंड में बना दूंगा, जिससे पता रहे आपको कि किस तरह की संभावना में कौन सी मॉडल वर्ब लगेगी। और ये आपको पता ही लग गया कि परमिशन क्या होता है, प्रिडिक्शन क्या होता है। इनको तो आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इतनी अच्छी तरह सीखें, और मेरा पूरा दावा है कि अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे अभी और एक दो बार और इस वीडियो को देख लेंगे और प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कर लेंगे, तो आप दूसरे को बहुत आसानी से पढ़ा पाएंगे। इसमें मैंने कैसे याद किया, 4 तो पी हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रिडिक्शन और प्रोबेबिलिटी। तो मैंने इसको P4 लिख लिया। फिर एक सर्टेनिटी है P4C या 4PC। 4 PC एक बार मैंने नोएडा से खरीदे थे, तो मुझे ये बात याद आ गई। 4PC यानी 4 बार P, फिर सर्टेनिटी, और फिर नोएडा से लिए थे तो नोएडा पूरा याद आ गया मुझे। नोएडा में N का मतलब नेसेसिटी है, O का मतलब ऑब्लिगेशन है, I का इंटेंशन है, D का डिजायरेबिलिटी है और A का एबिलिटी है। इसके अलावा जो एडवांस लेवल पे करना है वो ये है कि आपने देखा होगा कि शुड और वुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत बार होता है। इसी तरह से मे का यूज जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, हम किसी के लिए विश करते हैं, वहां भी हम मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप ज्यादा दिनों तक जिए। इसी तरह से कंडीशनल में भी आपने देखा होगा कि जो टाइप 2 कंडीशनल है उसमें वुड यूज होता है। टाइप 3 में भी वुड हैव यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो भी है वो, लेकिन एडवांस्ड लेवल में हम करेंगे, फिलहाल इतना ही करेंगे। आइए अब इन एग्जांपल्स को लेते हैं। देखिए ये 5 जो सेंटेंस हमने लिए हैं यहां पर खाली छोड़ रखी है मैंने मॉडल की जगह, और ये 5 के 5 परमिशन से रिलेटेड हैं। या तो परमिशन मांगा जा रहा है या परमिशन दिया जा रहा है। देखिए, आई टेक योर पेन मोहन, क्वेश्चन मार्क है तो मांगा जा रहा है परमिशन। मोहन कह रहा है, इसका मतलब इसका दोस्ती होगा। अगर आपको पोलाइट होके बोलना है तो मे यूज कर लो, लेकिन अगर दोस्ती है पक्का तो आप कैन यूज कर दो। कैन आई टेक योर पेन मोहन, हो गया। आगे, यू लीव एट 4 o'clock, आप 4 बजे जा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल कह रहे हो बच्चों को, अगर ऐसे है प्रिंसिपल बच्चों को कह रहे हैं तो कैन यूज कर लेंगे। और उनके बराबर कोई कुलीग बैठे हैं या उनकी वाइफ बैठी है, कोई भी, यानी ऐसे बैठे हैं कि जिनके साथ वो बहुत पोलाइट होना चाहते हैं, तो वो मे यूज करेंगे। ये पूरा संदर्भ पे डिपेंड करेगा। खाली दिया हुआ होगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज ये हो रहा होगा, तभी आपके सेंटेंस ठीक होंगे। आपको इन बातों को पता लग जाना एक बात है, कॉन्टेक्स्ट को समझना दूसरी बात है। और जब आप दोनों चीज समझ जाएंगे तभी आप राइट काइंड ऑफ मॉडल को यूज कर पाएंगे। अगला, द पेरेंट्स। अब जैसे इन्होंने, प्रिंसिपल ने कहा कि यू कैन लीव एट 4 o'clock, आप तो 4 बजे जा सकते हो। पेरेंट्स, अब पेरेंट्स की बात आ गई तो मे, पेरेंट्स, मान लिया कोई फंक्शन था, आगे पेरेंट्स भी बुला रखे थे, पेरेंट्स में लीव अर्लियर, पेरेंट्स जल्दी जा सकते हैं। अब किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला है, वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार और बोल देंगे। सो कुड यू से, हालांकि ये परमिशन की बात नहीं है, कुड यू से इट अगेन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनमें आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए भी इनका मॉडल्स का यूज होता है। कुड यू से इट अगेन सर, यहां पर कुड कर दिया आपने, इसको पोलाइट बनाने के लिए। और अगर पोलाइटनेस नहीं होती इसमें कैन यूज करते।
अगला, आई यूज योर पेन सर, ये वही एग्जामिनेशन वाला दृष्टांत है। तो यहां पर माइट या कुड, माइट आई यूज योर पेन सर। अगला, अब ये जो 3 है ये पॉसिबिलिटी के लिए है। आजकल आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण गेहूं मंडियों में नहीं लिया जा रहा इन द सेंस कि एक साथ सब ना आए, उसके लिए कुछ रेगुलेशन बनाए हुए हैं। और किसानों ने क्या किया, अब इस गेहूं को कहां रखें, मशीन तो आके बना के चली गई। अब किसी ने सुझाव दिया कि ये जो हमारी ट्रॉली है इसमें 10 टन गेहूं आ सकते हैं। उसको लग रहा था कि इतने आ जाएंगे, तो उसने कहा 10 टन्स ऑफ व्हीट ग्रेन, यहां पे इसने मे बी स्टोर्ड या कैन बी स्टोर्ड, उनको लग रहा है। अगर उसको लग रहा है कि पक्के आ जाएंगे तो वो कैन यूज करेगा, मे को नहीं करेगा। कैन बी स्टोर्ड इन अवर ट्रॉली। अब जो सुनने वाले हैं दूसरे, जिनकी सलाह उसके लिए जरूरी है, अगर वो कहें कैन बी, इसका मतलब उनको भी पक्का लग रहा है। मे भी कहें तो उनको थोड़ा शक लग रहा है, कुड भी कहें तो कुछ ज्यादा ही शक लग रहा है, और माइट भी कहें तो उनको तो बहुत ही कम चांस लग रहे हैं कि 10 टन उसमें आ जाएंगे ट्रॉली में। तो जैसा लग रहा हो वैसी ही मॉडल वहां पर यूज कर। अगला, ये प्रोबेबिलिटी से है। इफ यू टेक त्रिफला विद वार्म वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, यानी सोने से पहले अगर थोड़े गुनगुने पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ त्रिफला ले लोगे, किसी का पेट खराब था, उसको वैद्य बता रहे हैं। डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते, फोन पे पूछ रहे हैं किसी से जानकार से कि क्या करूं, पेट अपसेट है, मूवमेंट नहीं हो रही बाउल की 2 दिन से, तो वो ये कह रहे हैं इफ यू टेक त्रिफला विद वार्म वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, अगर आप ऐसा करते हैं, योर बाउल मूवमेंट बी नॉर्मल नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उनको लग रहा है, संभावना दिख रही है उनको पूरी कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बाउल मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगी। जब उनको लग रहा है ऐसा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी के लिए हमने शुड यूज किया है, तो यहां पर शुड आ जाएगा। शुड की जगह आप ought to भी लगा सकते हैं। तो इफ यू टेक त्रिफला विद वार्म वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, योर बाउल मूवमेंट शुड बी नॉर्मल नेक्स्ट मॉर्निंग। प्रोबेबिलिटी उनको लग रही थी पूरी की पूरी। अगला, वी बी देयर बाय 6 AM। अब किसी ने, जैसे सामान खत्म हो गया, दूध चाहिए, और वो दूध वाले को फोन कर रहा है, यार दूध तो 3 दिन से नहीं है, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, और हमें तो सुबह जल्दी चाहिए क्योंकि फिर ड्यूटी पे भी जाना है, हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो वो जो जिन्होंने दूध लाना है वो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे जी, कल आपके जाने से पहले आ जाएंगे। कितने बजे जाओगे? 6:30। ठीक है, वी शुड बी देयर एट 6 AM। हम वहां होंगे, प्रोबेबली हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि हम वहां 6 बजे तक होंगे। तो वही प्रोबेबिलिटी के लिए शुड, वी शुड बी देयर, वी शुड बी देयर बाय 6 AM। अगला, ये प्रिडिक्शन है, ये अपनी पूरी प्लान बता रहे हैं उनको कि ऐसा होगा। क्या कह रहे हैं? कोई फंक्शन है जिसमें पूरे परिवार का होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तो उसमें जो आदमी जा रहा है वो बता रहा है उनको कि भाई आप चिंता मत करो, आई शैल बी हियर ऑन टाइम, मैं यहां समय पर होऊंगा। सेल यूज होगा यहां पर, प्रिडिक्शन के लिए मैंने बता रखा है कि सेल यूज होगा।
शैल होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, आई फर्स्ट पर्सन है, आई शैल बी हियर ऑन टाइम, डोंट वरी, चिंता मत करो मैं टाइम पे यहां आऊंगा। माई वाइफ विल ऑल्सो अराइव टू नाइट, मेरी वाइफ भी आ जाएंगी, तो यहां पर विल, ये प्रेडिक्शन था इनका कि मैं भी यहां आऊंगा और मेरी वाइफ भी आ जाएंगी, ये उनका प्रेडिक्शन था, ये उन्होंने यहां कन्वे कर दिया, प्रेडिक्शन तक भी हो गया। अब ये देखिए सर्टेनिटी के है, वही मैंने बताया था कि वो फेल हो गया होगा, रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से बता रहे हैं कुछ बात। ही हैव फेल्ड, आई डोंट सी हिज नेम इन द लिस्ट, लिस्ट में उनका नाम नहीं देख रहा हूं मैं, तो वो फेल हो गया होगा। सर्टेनली कह रहे हैं, ही मस्ट हैव फेल्ड, सर्टेनिटी के लिए मस्ट। दे हैव गॉन टू फार, ओनली 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वॉज लेफ्ट, किसी की गाड़ी चोरी हो गई और थोड़ी देर बाद पता भी लग गया, और जब तक पता लगा, अर्ली मॉर्निंग की बात है, पेट्रोल पंप बंद है कोविड के कारण, तो जब ढूंढा ढांडी चल रही थी, यार अब तक तो बहुत दूर निकल गए होंगे, तो कोई उनमें से कहता है कि बहुत दूर नहीं गए होंगे। सर्टेनली क्यों कह रहा है, क्यों नहीं गए होंगे, कारण है उसके पास। जैसे उसमें कारण था कि लिस्ट में नहीं नाम दिख रहा है इसलिए लग रहा था, इसमें भी उसको लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा ही था, इसलिए वो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं किया होगा उन्होंने। मस्ट नॉट हैव, दे मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट, दे मस्ट नॉट हैव गॉन टू फार, बहुत दूर नहीं गए होंगे। ओनली 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वॉज लेफ्ट, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल बचा हुआ था। ये सर्टेनिटी वाला हुआ। तो ये जो संदर्भ है, दूसरी जो चीजें हैं, इनसे हमें पता लगता है कि ये सर्टेनिटी की बात कर रहा है, कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है, क्या बात, या नेसेसिटी की बात कर रहा है। अगला, अब ये नेसेसिटी वाली बात होगी। आप मेरे देख रहे हैं बाल कटे हुए, काटने की जरूरत है, अभी बड़े बड़े हो गए हैं, तो अगर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ना हो रहा होता तो मैं बाल कटवा लेता। अब नेसेसिटी है इसकी, सो नेसेसिटी वाली बात हो तो मैंने बताया था कि मस्ट यूज होगा। आई मस्ट गेट माई हेयर कट, मुझे अपने बाल बिल्कुल कटवा लेने चाहिए, आई मस्ट। अब देखिए, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी में थोड़ा ही फर्क है, दोनों में मस्ट यूज हो रहा है। ऑब्लिगेशन आप दूसरे की थोपी हुई बात कर रहे हैं, और मस्ट में, नेसेसिटी में आप अपने आप के लिए कोई काम जरूरी बना रहे हैं। आई मस्ट गेट माई हेयर कट, अगर मैं ऐसे कैसे ऑफिस में चला जाऊं तो मेरे ऑफिस वाले भी कह सकते हैं, मेरे बॉस भी मुझे कह सकते हैं, यू मस्ट गेट योर हेयर कट। अब वो ऑर्डर हो जाएगा, वो ऑब्लिगेशन हो जाएगा। यहां पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है, यहां पर ये नेसेसिटी है, सिर्फ ये फर्क है। सो यूज तो लेकिन मस्ट ही होगा। आई मस्ट गेट माई हेयर कट। अगला, अब नेसेसिटी और दूसरी किस तरह की हो सकती है। नेसेसिटी में मैंने बताया था कि मस्ट होता है, मस्ट नोट आपने यूज नहीं करना है, नीड नोट यूज करना है। आजकल वही लॉकडाउन है, घर में सामान की भी चिंता रहती है, कभी कभी तो यार खत्म ना हो जाए। तो आज से 10 दिन पहले मैं बात कर रहा था घर पे कि क्या क्या मंगाना बताओ, कुछ इंतजाम करें। तो मेरी वाइफ ने बताया कि देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड स्टफ इन द किचन, किचन में बहुत सामान है, यू नीड नॉट वरी, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड स्टफ इन द किचन, यू नीड नॉट वरी। इस पे नीड नोट पे, नीड के यूज पे मैं लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि कहीं से रिक्वायरमेंट आई है कि नीड का यूज आप कहां कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं एज ए मॉडल वर्ब।
तो जो इच्छुक हैं थोड़ा सा वेट करें। अगला ये देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द टेस्ट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर टेस्ट पास करना है तो। मस्ट वर्क हार्ड। फिर यू मस्ट नॉट ड्रिंक। मस्ट नॉट आ गया यहां पर। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एल्कोहल इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ। अगला इंटेंशन देखो अब, आई बाई ए न्यू हाउस दिस ईयर। ये मैंने वही सेंटेंस है, ये मैंने कहा था कि मैं इस साल अपना नया घर खरीद लूंगा और सेल पे ज्यादा जोर देना है। सेल हो या विल हो, उस पे ज्यादा जोर देना है। और कई लोग कहते हैं कि इसमें जो जिनके साथ सेल लगना चाहिए उनके साथ विल लगा दो, जिनके साथ विल लगना चाहिए उनके साथ सेल लगा दो, तब भी इंटेंशन आपकी क्लियर हो जाती है। लेकिन यह भी एक तरीका होता है कि उसको ज्यादा जोर से बोल दो। तो आई सेल बाई ए न्यू हाउस दिस ईयर। सेल को जोर से बोल रहे हैं तो बोलते हुए, लिखते हुए कर रहे हैं तो फिर आप विल लगा दो। वैसे मैं बताऊं आपको, ये जो सेल और विल का फर्क है, ये अमेरिकन इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं है। वैसे भी ब्रिटिश इंग्लिश में भी, या अदर देन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, उनमें भी विल का ही यूज होता जा रहा है। इसलिए आप सेल और विल पे ज्यादा सी टेंशन ना लें। सेल की जगह विल और विल की जगह सेल चलेगा, लेकिन आपने बिल्कुल ही ग्रामर के हिसाब से चलना है तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाना है। आगे तो ये हो गया सेल। फिर विल यू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये पूछ रहे हैं तो यहां विल लगा दो यू के साथ। इंटेंशन ही तो पूछ रहे हैं आपकी, विल यू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगला यू सी ए डॉक्टर एट वंस। ये डिजायरेबिलिटी है। कोई आदमी है, अभी इसको छींकें आ रही हैं, कभी भी छूट रही है। अब उनके घर वालों ने, किसी ने लक्षण देख लिए थे कोविड के, उन्होंने कहा हाँ ये तो उन लक्षणों में से है, तो वो कह रहे हैं इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि ये डिजायरेबल है। ऐसा होना ही चाहिए। डिजायरेबिलिटी है तो क्या लगता है, ought to, you ought to या should, you should लगा दो या ought to लगा दो। You ought to see a doctor at once, तुम्हें एकदम डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अगला आई, हां ये एबिलिटी से है, यहां पर सामर्थ्य की बात है। कोई कह रहा है मैं तो बहुत फास्ट चल सकता हूं। दो दोस्त मिले, बहुत दिनों के बाद मिले थे, ऊपर वाले ने एक जने की सेहत अच्छी रखी, तो वो कहता आई कैन वॉक रियली वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज चल सकता हूं। दूसरे ने कहा भाई मैं तो लाठी के बिना नहीं चल सकता। दोनों का अपना अपना सामर्थ्य है। तो इसमें कैन या कैन नॉट ऐसे यूज होगा। आई कैन वॉक, या अगर नहीं चल सकते, तेज नहीं चल सकते, आई कैंट वॉक फास्ट। और ये आई कांट वॉक विदाउट ए स्टिक, मैं स्टिक के बिना नहीं चल सकता। या आई कैन वॉक विद ए स्टिक, मैं स्टिक के साथ चल सकता हूं, या मैं स्टिक के बिना नहीं चल सकता। तो ये विदाउट यहां कर दिया, तो ये आउट यहां आ गया तो नोट की, कांट आ गया तो विदाउट लगेगा। कैन होता तो विद होता। आई कैन वॉक विद ए स्टिक, मैं स्टिक के साथ चल सकता हूं, मैं स्टिक के बिना नहीं चल सकता। आई कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक। तो इस तरह से ये हमने आज किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी नीड का यूज थोड़ा सा देख लें, जो देखना चाहें वो। नीड
मेन वर्ब भी या लेक्सिकल वर्ब जिसको बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी है और ये मॉडल वर्ब भी है। कभी एज मॉडल वर्ब यूज होगी, कभी एज लेक्सिकल वर्ब यूज होगी, इसलिए इसको सेमी मॉडल भी कहते हैं। लेकिन एक फर्क है, जब ये एज मॉडल वर्ब यूज होगी तो ये या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगी, रेयरली इंटेरोगेटिव में होगी, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में अफर्मेटिव में यूज होगी। एज मेन वर्ब तो होती ही रहेगी, लेकिन आपको कैसे पता लगे कि ये एज मेन वर्ब यूज हो रही है या एज मॉडल वर्ब यूज हो रही है? जब एज मॉडल यूज होगी तो आपको पता है, और मैंने बताया भी था, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी नीड ही यूज होगी, नीड्स नहीं होगी। ये यूज नहीं होगी इवन विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी नीड ही यूज होगी। अगर ये एज मॉडल है तो नीड्स यूज नहीं होगा, ये तो सही है। लेकिन ये तभी सही है जब इसके बाद में नेगेटिव आपका सेंटेंस बन रहा हो। जैसे सी नीड नॉट वरी, ये सेंटेंस सही है, यहां पर नीड्स नहीं होगा। हालांकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नीड के आगे एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि नीड यहां पर मॉडल है। सी नीड नॉट वरी, लेकिन आप इसको ये नहीं लिख सकते सी नीड्स वरी, आप ऐसे नहीं लिख सकते सी नीड वरी, या कुछ भी सी नीड ड्रिंक वाटर। मान लिया कोई कहेगा इसको पानी पीने की जरूरत है, ठीक है, तो आप इसको उसको पानी पीने की जरूरत है। तो अगर आपने एज मॉडल यूज करना है तो मॉडल यूज इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस होना जरूरी है अगर आपने नीड को एज मॉडल वर्ब यूज करना है तो। या तो सेंटेंस आपका क्लियरली नेगेटिव हो या क्लियर कोनोटेशन हो उसकी नेगेटिव की। कोनोटेशन मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे ये वाक्य था, मैंने ये बताया कि ये गलत है। ये अगर ठीक करना है तो आपको नीड एज मेन वर्ब यूज करनी होगी, और मेन वर्ब यूज करनी होगी तो ऐसे लगेगा, शी नीड्स टू ड्रिंक वाटर, उसको पानी पीने की जरूरत है। ये आपका ठीक हो जाएगा। या शी नीड नॉट,
अगर पानी पीने की जरूरत नहीं है, मान लिया नेगेटिव होता है ये, पानी पीने की जरूरत नहीं है, सी नीड नॉट ड्रिंक वाटर, शी नीड नॉट ड्रिंक वाटर, ये सही है, यहां पर नीड्स नहीं लगेगा क्योंकि यहां नीड को आप एज मॉडल यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं इसलिए यहां पर कर पा रहे हैं आप मॉडल यूज, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव सेंटेंस। इसी को आप अगर ऐसे लिखें, सी नीड नेवर ड्रिंक वाटर, ये जो नेवर शब्द है ये आपको नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है। या सी की बजाय मान लिया नो वन हो, नो वन अलग ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नीड ड्रिंक वाटर, यहां पर ये जो नो है ये नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है, तो नीड के आगे एस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको एवरीवन कर दे, एवरीवन, फिर आपको नीड्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एवरीवन नेगेटिव कोनोटेशन नहीं दे रहा है। या जैसे रेयरली आ जाए, सी रेयरली नीड ड्रिंक वाटर, ये भी सही है क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट नेगेटिव है। रेयरली का मतलब ही होता बिल्कुल कभी कभार, तो ये ऑलमोस्ट नेगेटिव है। तो इसमें मैं आपको एक कोटेशन बताता हूं, अगर आपको और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है। एक अंग्रेजों के टाइम पे एक अंग्रेज एजुकेशनिस्ट थे, J.C. नेस्फील्ड। उन्होंने इसके बारे में एक क्लियर मैसेज दिया है जो बहुत फेमस है, उनकी कोटेशन क्या है वो? फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज नीड नॉट नीड्स प्रोवाइडेड इट इज फॉलोड बाई नोट। अगर बाद में नोट आ रहा है तब आप नीड लगाइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी नीड्स मत लगाइए। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, J.C. नेस्फील्ड की ये कोटेशन है। एनीवे, इसको मैं एक बार समअप कर दूं। नीड एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब भी है, डेयर भी एक दूसरी ऐसी वर्ब है। नीड जो मेन वर्ब भी है और एज मॉडल भी है। एज मॉडल जब यूज होगी तो बाकी मॉडल्स की तरह ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज जब होगी और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो लास्ट में वर्ब के एंड में एस नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, पूरा का पूरा नेगेटिव हो, या नेगेटिव कोनोटेशन हो, या ऑलमोस्ट नेगेटिव हो। नेगेटिव होने का मतलब नीड के बाद नोट हो, और लगभग पूरा का पूरा नेगेटिव होने का मतलब, नेगेटिव कोनोटेशन का मतलब है नो वन जैसे शब्द हो, नेवर हो, नो वन हो, ऐसे शब्द उसमें हो, या फिर रेयरली स्केर्सली जैसे शब्द हो जिनसे पता लग रहा हो कि ये तो कभी कभार की ही बात कर रहा है। इन परिस्थितियों को छोड़कर आपने नीड का यूज एज मेन वर्ब करना है, और मेन वर्ब यूज करना है, एज मेन वर्ब यूज करनी है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में नीड के एंड में एस लगेगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो फिर कभी कोशिश करेंगे। एनीवे, कमेंट्स के बारे में जरूर बताएं कि आप डिस्कशन करना चाहते हैं एक्सरसाइज कुछ के नहीं करना चाहते हैं, ये बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको कुछ फायदा लगा हो,
तो लाइक करना मत भूलिएगा, और दूसरे भी सीख लें तो शेयर भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा तभी आप देख पा रहे हैं, नहीं किया है तो कर लेना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।